हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी का हमला सरकार का आर्थिक कुप्रबंध लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। लेकिन अब मोदी सरकार पर हमलावर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक कुप्रबंध को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के अनुमान की पृष्ठभूमि में दावा किया है कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंध लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर, जानिए क्या होगा आपकी जेब पर असर। अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 25 पैसे गिरकर 74.93 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने से रुपए की गिरावट का रुख हुआ। विदेशी मुद्रा डीलरों का कहना है कि एक तरफ जहां शेयर बाजार की मजबूती और विदेशी मुद्रा प्रवाह से रुपए को समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और कोविड-19 के बढ़ते मामलों की चिंता से रुपए की गिरावट रही। इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम? कोरोना वायरस महामारी के दौर में एक और जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोना और चांदी के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। महामारी के बाद पहले से खस्ता हाल देश की अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में पहुंच चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल में भारत की विकास दर को लेकर अनुमान लगाया है कि वह 4.5% रह सकती है। इन सबके बीच एक खबर जरूर सबका ध्यान खींचती है, वह है सोने का दाम। सोने की कीमत भारत में जून महीने की शुरुआत में 46,600 प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जबकि अब 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुकी है। कोरोना संकट के बीच एक और बुरी खबर। फिंच ने कहा, भारत का बैंकिंग सेक्टर पूंजी की कमी का कर सकता है सामना। कोरोना संकट के बीच देश के लिए फिलहाल कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक और चिंताजनक खबर है। रेटिंग एजेंसी फिंच ने बुधवार को कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर कोरोना वायरस महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण पूंजी की कमी का सामना कर सकता है। फिंच रेटिंग्स के अनुसार भारतीय बैंकों को कम से कम 15 अरब डॉलर की नई पूंजी की जरूरत पड़ सकती है ताकि वह एक मध्यम दर्जे के तनाव परिदृश्य के तहत अनुमानित औसत कॉमन एक्टिविटी टियर 1 अनुपात के 10% को पूरा कर सके। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.6% तक गिर सकता है झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 1.6% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान जिन राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान होगा उसमें से झारखंड भी एक है। हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी ने किया तबाह, विदेश मंत्री। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 18,552 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है तथा 384 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 15,885 हो गई है। वहीं बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की आभासी मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमारे वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था को तबाह करके रख दिया है। कोविड-19 महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत अनिश्चित। वित्तीय आयोग की आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। वित्तीय आयोग ने इस बैठक को लेकर कहा, सलाहकार परिषद के सदस्यों ने महसूस किया है कि पिछली बार वह आयोग से अप्रैल में मिले थे। इसके बाद मई के अंत तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया था। आयोग ने कहा, अब चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध समाप्त किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो रही हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को लेकर आयोग ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का अर्थव्यवस्था और केंद्र व राज्य सरकारों के राजकोषीय पदों पर प्रभाव अभी भी बहुत अनिश्चित है।
कांग्रेस ने भारत चीन को लेकर 2013 में किए मोदी के ट्वीट की दिलाई याद, तंज कसते हुए पूछे यह सवाल। लद्दाख में चीनी सेना के साथ जारी गतिरोध को लेकर हमलावर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए उन पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर पूर्व की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ पूर्व राजनयिकों और पूर्व सेना अधिकारियों के बयानों से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, चीन के साथ पूर्व की यथास्थिति की बहाली सुनिश्चित करना ही एकमात्र राष्ट्रीय हित है, कृपया इन्हें सुनिए। 2013 में पीएम मोदी ने भारत चीन विवाद पर किया था ट्वीट, अब कांग्रेस ने घेरा, कहा अपने सवाल का जवाब दीजिए। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। अब आज एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने और रणदीप सुरजेवाला ने 2013 के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। 2013 में भारत चीन तनाव से जुड़ा यह ट्वीट नरेंद्र मोदी ने तब किया था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम ने इसी पुराने ट्वीट को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अब उनसे जवाब मांगा है। नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी? भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों और आलोचकों के निशाने पर हैं। ताजा विवाद तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई नहीं देने को लेकर शुरू हो गया है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी के मंत्री या नेता का जन्मदिन हो या फिर विपक्ष के किसी भी नेता का, वो जन्मदिन की बधाई देना नहीं भूलते। लेकिन दलाई लामा के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई न देने के कारण पीएम मोदी निशाने पर आ चुके हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कई मंत्रियों ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल का नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल, सीमा में आकर 20 सैनिकों की हत्या को उचित ठहराने की इजाजत चीन को किसने दी? सोमवार को शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई चर्चा के अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर क्यों चीन को भारत की सीमा में 20 भारतीय जवानों की हत्या को उचित ठहराने की इजाजत दी गई। भारत चीन सीमा विवाद, चीन के बयान में ऐसा क्या जिससे मोदी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल? भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों तरफ से शांति बहाल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यह कोशिशें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को टेलीफोन पर बातचीत के बाद शुरू हुई हैं। इस शांति बहाल प्रक्रिया को लेकर दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किए गए। अब इन बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर केंद्र की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीमा पर यथास्थिति की बात पर भारत सरकार ने दबाव क्यों नहीं बनाया? गलवान में हुई हिंसक झड़प में मारे गए 20 जवानों को चीन को अपने बयान में सही साबित क्यों करने दिया? गलवान घाटी की सुप्रभुता का जिक्र बयान में क्यों नहीं किया गया? मोदी सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम से किया बाहर, फिर से बढ़ेगी कीमत। पिछले दिनों कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था। अब सरकार ने इसे फिर से बदलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए केंद्र खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। विकास दुबे के साथ वायरल तस्वीर पर बोले बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले, जिसको जो दिखाना है दिखाए। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीट विकास दुबे की तलाश जारी है। इस बीच विकास दुबे का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह 2 बीजेपी विधायकों के संरक्षण मिलने की बात कर रहे हैं। अब विकास दुबे की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक अकबरपुर के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विधायक भगवती सागर के साथ दिख रहे हैं। यह तस्वीर एक वैवाहिक कार्यक्रम की बताई जा रही है। कानपुर कांड पुलिस रिकॉर्ड से गायब है, भ्रष्टाचार की पोल खोलती शहीद देवेंद्र मिश्रा की लिखी चिट्ठी। विकरू गांव में शहीद हुए सीओ
विल्होर दिनेश मिश्रा द्वारा तत्कालीन एसएसपी आनंद देव तिवारी को लिखी एक चिट्ठी पुलिस रिकॉर्ड से गायब है, जिसमें उन्होंने निलंबित एसओ विनय तिवारी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के बीच साठगांठ और गंभीर घटना की आशंका व्यक्त की थी। शहीद एसओ का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि काफी पड़ताल के बाद भी सीओ द्वारा लिखा पत्र नहीं मिल रहा है। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।